सारण गुरु के डिजिटल क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी आपके साथ आज क्लास 12th बायोलॉजी के मॉडल पेपर को सॉल्व करने चल रहा हूं। एक्चुअल में समस्या क्या है कि हम तैयारी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उस तैयारी के पीछे ये हमको सोचना ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी है कि पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे अटेम्प्ट करें पेपर कि हम बेहतर परफॉर्म कर सके। इन राइटिंग आंसर सीट हमारी कितनी परफेक्ट हो रही है, इसके लिए मॉडल पेपर्स को सॉल्व करना और उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें ऊपर की ओर यहाँ प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यहाँ मिसिंग है, नहीं लिखा गया है चूँकि मॉडल पेपर है। ये 10 डिजिट के नंबर्स होते हैं, इसको आंसर शीट में लिखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हम ध्यान में रखेंगे। इसके साथ आपको जो 15 मिनट्स का टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उसमें थारोली आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना होगा और सारे इंस्ट्रक्शन जितने भी निर्देश दिए गए हैं उनके हिसाब से ही आप प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, उसके आंसर्स को लिखेंगे। जैसा कि कंफर्म है आपको कि क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए जो कि ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें टोटल बायोलॉजी के पेपर में 70 क्वेश्चन 70 प्रश्न होंगे। उनमें से हमें सिर्फ 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा समय लगेगा। अलग अलग वीडियोज में बहुत सारे टीचर्स ने आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया है। इसमें बस 2 लाइन इतना समझिए कि सेक्शन ए खंड अ में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 70। आउट ऑफ 70 हमको सिर्फ 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये याद रखिएगा कि सिर्फ 35 सर्कल ही आप बनाएंगे, वो चाहे शुरू का हो, मिड में हो या लास्ट का हो। लेकिन नंबर ऑफ सर्कल्स जो होने चाहिए, जो एमआर सीट होगी आपकी, उसमें सिर्फ 35 सर्कल्स ही होने चाहिए। उससे ज़्यादा होंगे तो लास्ट वाले जितने आएंगे, भले ही वो सही आंसर्स क्यों न हों, 36 ऑनवर्ड्स वाले जितने भी आंसर्स होंगे वो इवेल्युएट नहीं किए जाते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे और सीरीज से आप याद रखेंगे 1 to 35। चाहे आप लास्ट का शुरू अटेम्प्ट करो, मिड में अटेम्प्ट करो, लेकिन जो अटेम्प्ट हो वो करेक्ट हो। इज इट ओके? तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकी में लोकप्रिय किया? Who among the following scientists popularized the use of embryological characters in taxonomy? वर्गीकरण करने के लिए किसने एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को पॉपुलराइज किया? तो इसमें हमारा जो नाम आता है, ये पंचानन माहेश्वरी साहब का नाम आएगा, जिन्होंने कि एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को फोकस किया टैक्सोनॉमी के रेफरेंस में। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया? तो बट नेचुरल बड़ा पॉपुलर नाम है पार्थेनियम। लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसको अंग्रेजी घास भी कहते हैं, अंग्रेजी घास, जो कि गेहूं के साथ चला आया भारत में। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूणपोष विद्यमान होता है? इंडोएस्पर्म, भ्रूणपोष इंडोएस्पर्म इज प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड ऑफ व्हिच प्लांट? किस प्लांट में है? ऑब्वियसली दैट्स द आंसर
कोकोनट, नारियल में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड की संख्या एक से ज्यादा होती है? मोर देन वन, सेवरल नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नंबर ऑफ ओव्यूल्स इज मोर देन वन? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंडीशन कब आएगी? राइस और पैडी में, वीट में कोई सवाल नहीं है, कोकोनट भी नहीं आंसर है, हमारा आंसर है वाटरमेलन। वाटरमेलन में ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट, 5th नंबर क्वेश्चन, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? मियोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन, नन ऑफ द फॉल ऑफ दिस। कंडीशन क्या होगा? इंग्लिश में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। तो एमएमसी में क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, एमएमसी की कंडीशन जब होगी तो उससे हैप्लॉयड सेल्स बनने हैं, और हैप्लॉयड सेल्स बनाने के लिए मियोसिस सेल डिवीजन होता है और सूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी। बाइनरी फिजन का कोई सवाल नहीं उठता, माइटोसिस नहीं है, नन ऑफ द दिस की कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है और अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। सीड प्रोड्यूस किया जा रहा है, न कि फ्रूट किया जा रहा है। तो पार्थेनोकार्पी होगा नहीं, क्योंकि ये फ्रूट के रेफरेंस में आता है। पॉली एम्ब्रियोनिक का कंडीशन भी नहीं होगा, बहुभ्रूणता भी नहीं होगा। लैंगिक जनन का प्रकार, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होगा? जब कह रहे हैं कि सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो लैंगिक जनन का प्रकार तो होना ही नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है असंग जनन, दैट इज द एपोमिक्सिस। करेक्ट आंसर होगा 6 का डी। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पार्टिर्यूशन एट द टाइम ऑफ पार्टिर्यूशन? जब जनन होता है, बच्चा पैदा होता है, तो एफएस और एलएच की बात करें तो ये मोस्टली ओव्यूलेशन के टाइम इनका मेजर रोल होता है। नेक्स्ट आ रहा है ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन है, यहाँ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ऑक्सीटोसिन के साथ। ऑक्सीटोसिन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आतर्व चक्र बंद होने, क्लोजिंग, दैट इज द एंड फेज होने को क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज इन वुमेन एट अराउंड 50 years of age? दैट्स द मेनोपॉज, ओव्यूलेशन, मेनार्की, नन ऑफ दिस। ऑब्वियस सी बात है, हमारा आंसर क्या होगा? मेनोपॉज होगा। रजो निवृत्ति, हिंदी में बात क्लियर है, निवृत्ति हो जाना, दैट इज द बिगिनिंग। मेनार्की की बात करें तो ये बिगिनिंग होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से शुरू होता है। ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग, प्रक्रिया अंडों के निकलने की होती है। और नन ऑफ द एबव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हमारा आंसर क्या है? रजो निवृत्ति, मेनोपॉज। नेक्स्ट, वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में रखने का महत्व क्या है? What is the significance of placing the testis in the scrotum outside the abdominal cavity? Obvious सी बात है,
स्क्रोटम का रोल क्या होता है, दैट टू मेंटेन द टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सिक्योरिटी की बात को नहीं कहेंगे, जनन में सहायता वो तो काम ही उसका है। हमारा आंसर जाएगा बी, वृषणों के तापक्रम को कम रखना, टू मेंटेन लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस दैट मेंटेन अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारी बॉडी टेम्परेचर, तो उसने टेम्परेचर पर स्पर्म फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। इसको मैनेज करने के लिए टेस्टिकल्स आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा दैट इज द कार्बोहाइड्रेट इज फ्रक्टोज, दैट इज द फ्रक्टोज और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे, आतर्व चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है, इन विच लेयर ऑफ द यूटेरस डू साइक्लिक चेंजेज ऑकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑब्वियस सी बात है, देयर आर द 3 लेयर्स ऑफ द यूटेरस, आउटर मोस्ट दैट इज द पेरीमेट्रियम, middle one that is the mesometrium and the innermost that is the endometrium। तो हमारा आंसर इंडोमेट्रियम के साथ जाएगा, आंसर बी, इंडोमेट्रियम ऑफ द गर्भाशय का अंतः स्तर, सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसकी शेडिंग होती है। मायोमेट्रियम से मतलब नहीं है, पेरीमेट्रियम बाहर का ही है, ऑल ऑफ द एबव की कोई बात ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडोमेट्रियम। यही लेयर रैप्चर करती है और ब्लीडिंग शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। नेक्स्ट 12th, पुरुषों के लिए बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दैट इज द व्हाट इज द स्टरलाइजेशन प्रोसेस फॉर मेन कॉल्ड, बी केयरफुल, स्टरलाइजेशन प्रोसेस फॉर द मेन। Very simple answer, that should be the vasectomy, cutting and ligating of the vas duct. Tubectomy, that is for the female, that is the third one, periodic abstination, इसमें दोनों की पार्टनरशिप की बात होती है। और ये टेम्प्रोरी मेथड है। बैरियर मेथड, ये भी टेम्प्रोरी मेथड है, यहाँ भी तमाम तरह के डिवाइसेस का यूज होता है। तो हमारा आंसर होगा वैसेक्टोमी। निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन गर्भ निरोधक गोली गैर स्टेरॉइडली है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज नॉन स्टेरॉइडल। कॉन्ट्रासेप्टिव तो है और उसका नॉन स्टेरॉइडल भी प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पॉपुलर हमारी सहेली है, जो ये लखनऊ रिसर्च सेंटर से बनाई जाती है, और उसके लिए बहुत, ये बाकी सब हमारे हार्मोन्स हैं और स्टेरॉइडल प्रोडक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। प्राथमिक अंडक के में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है, व्हाट इज इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट अबाउट सेल डिवीजन इन प्राइमरी oocytes। तो अर्धसूत्री विभाजन, असमान विभाजन, अगुणित द्वितीयक अंडक तथा ध्रुवीय पिंड का बनना, डी समसूत्री विभाजन। तो इसमें क्या होना चाहिए, प्रोसेस कौन सा है, प्राइमरी oocyte है, और उसमें इनकरेक्ट क्या होता है,
तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें इंग्लिश, मियोटिक डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी, ये सारी बातें तो होती ही है। तो ऑब्वियस सा हमारा आंसर आ गया माइटोटिक डिवीजन, दैट्स द करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग है, ये प्रोसेस नहीं होता है। कब? इनकरेक्ट अबाउट सेल डिवीजन इन प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes में जब सेल डिवीजन होगा तो हाँ माइटोटिक डिवीजन की बात नहीं होगी। नेक्स्ट, किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया? ये अब साइंटिस्ट आ गए फिर एक दूसरे, तो इसमें हु पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का यूज तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन पॉपुलराइज किसने किया? तो पॉपुलराइजेशन में आ जाता है नाम किसका? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं, 16 नंबर। जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है? इसमें क्या पूछ रहा है? विच ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सा ग्रुप इंक्लूड नहीं है टू एस्टिमेट ऑफ स्पेशियल डाइवर्सिटी। तो स्पेशियल डाइवर्सिटी दैट द एक्सप्लेनेशन अबाउट द डिफरेंसेस, वेरिएशंस जो प्लांट्स के हैं, एनिमल्स के हैं, इवोल्यूशन की कहानी कैसी है। तो इसमें फंगस आ नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, एल्गी भी नहीं है, एंजियोस्पर्मिक तो और हायर प्लांट्स हो गए। बच जाता है हमारा आंसर क्या? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं करते, बाकी सबको इंक्लूड करते हैं। 70 नंबर। किस वैज्ञानिक के प्रयोगों से यह दर्शाया गया कि जैव विविधता में, बायोडाइवर्सिटी में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है? Which scientists' experiments showed that productivity increases with increase in biodiversity? बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो इसका क्रेडिट जाता है किसको? डेविड टेलमन को। डेविड टेलमन, ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट 18th नंबर क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है और इसका आंसर भी आप याद कर लोगे। क्या पूछ रहा है? 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बायोडाइवर्सिटी। वेयर वाज द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेल्ड इन 1992? शहर कौन कौन से दिए जा रहे हैं? जोहान्सबर्ग, कोलंबो, पेरिस, रियो डी जेनेरियो। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? रियो डी जेनेरियो में ये 1992 में बायोडाइवर्सिटी पर एक मेजर इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, जहां दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट इकट्ठे हुए और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन, स्पेशली कंजर्वेशन के रेफरेंस में बात हुई थी कि कैसे इस बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके ताकि दुनिया को बचाया जा सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन समष्टियों के बारे में गलत है? सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में निवास, समान संसाधनों का साझा उपयोग, सी सदस्य इनब्रीड कर सकते हैं, डी समष्टियों के बीच में ऊर्जा संचरण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिर यहां गौर करना, इनकरेक्ट अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के रेफरेंस में क्या गलत है? लाइव इन वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया सही है, रहते ही हैं। बी यूज ऑफ सिमिलर रिसोर्सेज, ऐसा भी होता है, सिमिलर रिसोर्सेज यूज भी करते हैं जो पॉपुलेशन है। तो थर्ड, मेंबर्स में इंटरब्रीड, ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन है तो वहाँ इंटरब्रीडिंग होगी। इसमें रॉन्ग क्या जा रहा है? डी, दीज आर
देयर इज एनर्जी फ्लो एमंग इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन, समष्टियों के बीच में ऊर्जा संचरण होता है। दैट्स द रॉन्ग रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। क्वेश्चन नेक्स्ट 20 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है? बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बड़ा पॉपुलर ये प्लांट है। नहीं मालूम है तो आज कंफर्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इम्प्लाइड सेक्सुअल डिकैट, ये टर्म भी आप याद कर लिए, डकैती, डिकैट टू गेट पॉलिनेटेड, पॉलिनेटेड होने के लिए कौन सा पौधा सेक्सुअल डिकैट, हिंदी में शब्द क्या है, लैंगिक कपट का सहारा लेता है? तो इसमें नाम आता है ऑफ्रिस का। ये बहुत पॉपुलर प्लांट है। इसमें कहानी इसकी क्या होती है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं, फूल जो पुष्प निकलते हैं, वो फीमेल इंसेक्ट्स के अपीयरेंस में आते हैं, मादा कीट की तरह दिखते हैं। तो इस वजह से नर कीट भ्रमण करते हुए, घूमते हुए आकर उन पर बैठते हैं। तो उस इंसेक्ट को तो ये फील होता है कि मैं कपलेशन कर रहा हूँ मैं, जबकि एक्चुअल में उसका बेनिफिट प्लांट लेता है, उसका पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिन आके उस फीमेल प्लांट पर, फीमेल फ्लावर पर आके चिपक जाते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर प्लांट है ऑफ्रिस, आप इसका नाम याद रखेंगे, जिसमें कि लैंगिक कपट नाम की प्रक्रिया होती है। ये फ्लावर, फीमेल फ्लावर्स कैसे दिखेंगे, फीमेल इंसेक्ट्स की तरह, और फीमेल मेल इंसेक्ट्स कपलेशन के लिए यहाँ आते हैं। तो उनका कपलेशन तो होता नहीं, फायदा इनको मिल जाता है। ऑफ्रिस याद रखना। नेक्स्ट भी इकोलॉजी से रिलेटेड है। बाघ आरक्षितियों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गणना का आधार क्या है? किस बेस पर पॉपुलेशन काउंट करते हैं? पहला होगा गिनती, फोटोग्राफी, पग चिन्हों तथा मलगुटिकाएं, क्षेत्रवार गिनती। व्हाट इज द बेसिस ऑफ द टाइगर सेंससेस in tiger reserves and national parks? Counting, photography, pug marks and fecal pellets, area wise counting। क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? काउंटिंग नहीं होती, फोटोग्राफी से भी काम नहीं चलेगा। तब इधर आते हैं, क्या कर रहा है, पग मार्क्स एंड फेकल पैलेट्स, इसको काउंट करते हैं। पग मार्क्स, पग चिन्हों एवं मल गुटिकाओं को काउंट करके हम पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करते हैं। नेक्स्ट 22, क्या पूछा जा रहा है? यदि समय के संदर्भ में, t के संदर्भ में n समय पर समष्टि घनत्व का आरेख सिग्मॉइड वक्र है, तो उसे क्या कहते हैं? सिग्मॉइड कर्व का दूसरा नाम बता देना है, सिंपल सा। इन द प्लॉट ऑफ n, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t इज सिग्मॉइड कर्व। तो सिग्मॉइड कर्व क्या होता है? वॉल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, जियोमेट्रिकल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड जे शेप्ड ग्रोथ। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और जे शेप्ड ग्रोथ, ये दोनों एक ही बात कहा जा रहा है। बात आंसर हमारा क्या आता है? वॉल्स हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ हो, जब सिग्मॉइड होगा, दो कर्व बनते हैं, ये एस कर्व या सिग्मॉइड कर्व, और दूसरा जे शेप्ड कर्व बनता है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो पॉपुलेशन बहुत बेतहाशा बढ़ती जाती है,
जो जे शेप्ड कर्व होगा, और पहला हमारा जो होता है एस सर और सिग्मॉइड कर्व, दैट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं? तो ऑप्शन हमारा दिया गया है बांस, प्रशांत सागरीय सामन मछली, सी ए और बी दोनों, डी अधिकांश पक्षी। तो पहले तो हम डी को रिजेक्ट करेंगे। मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। ओनली वंस की बात आ रही है तो मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स को पहले हम क्रॉस करेंगे, ये आंसर नहीं हो सकता है। सी तो डाउटफुल है। अब ए और बी से बात करते हैं। तो बांस, बम्बू, ये जीवन में एक ही बार प्रजनन करता है, लेकिन क्या यही आंसर है? नहीं। ये प्रशांत सागरीय सामन मछलियां, ये भी सिर्फ लाइफ में वंस ए टाइम ब्रीडिंग करती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। आंसर सी के साथ हम जाएंगे। ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए आंसर सी, और डी को तो हम पहले रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। 24, ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक जाति को लाभ हो रहा है, ये प्लस, इसको बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को तो न लाभ हो रहा है न हानि, जीरो। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? परजीविता, परभक्षण, सहपरोपकारिता, सहभोजिता। व्हाट इज द इंटरैक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स, फायदा हो रहा है, एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, कॉल्ड पैरासिटिज्म? नहीं होगा, प्लस और माइनस होता है, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। प्रीडेशन, वही कंडीशन है, प्लस माइनस। थर्ड, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म जब होगा तो दोनों को फायदा होगा। म्यूचुअल कोऑपरेशन, यहीं से टर्म आया है, म्यूचुअल करना, जब दोनों को फायदा हो। हम जा रहे हैं डी के साथ, कॉमन सेलिज्म, सहभोजिता। भोज तो एक साथ हो रहा है, लेकिन एक को फायदा नुकसान कुछ नहीं हो रहा, दूसरे को फायदा हो जा रहा है। दैट इज द कंडीशन। आंसर डी। 25, निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के सलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वाज कंट्रोल्ड इन ऑस्ट्रेलिया बाय यूजिंग ए मॉथ? माथ के थ्रू ऑलमोस्ट कहा जाए तो इरेडिकेट कर दिया गया। तो इसमें नाम आता है प्रिकली पियर कैक्टस, नागफनी के पौधे को। (26) निम्नलिखित में कौन पौधा विषैला पॉइजनस हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, एक तरह का पॉइजन रिलीज करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेज पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स? ये पॉइजन ऐसा है कि किसी भी एनिमल को अगर किसी तरह इंजेक्ट कर जाए तो उसका हार्ट अटैक हो जाता है। और इस प्लांट का नाम है नागफनी, कैलोटिपस, चाय का पौधा, एकासिया। तो ऑब्वियस सी बात है, हम नागफनी को नहीं कहेंगे। चाय का पौधा भी नहीं हो, क्योंकि चाय तो हम यूज करते ही हैं। एकासिया, बबूल, ये भी नहीं है। हमारा आंसर क्या है? कैलोट्रोपिस। आंसर बी। नेक्स्ट 27। अब जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादन, नेट प्राथमिक उत्पादन, उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, क्या कहा जाएगा? व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास कॉल्ड? रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है।
तो रेट ऑफ प्रोडक्शन में प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं आएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन भी नहीं आएगा। हमारा आंसर आएगा सी, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, नेट बायोम ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं 28th, मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? भाई कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? डेड से। व्हाट इज द फूड चेन दैट स्टार्ट्स विथ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड? अपरदन खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जाल, ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला, एक से ज़्यादा। तो डेट्रिटस है, अपरदन हो रहा है, डेड है, तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ये डेट्रिटस फूड चेन है। सड़े गले पदार्थों से ये चेन शुरू हो रही है, जहाँ पर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीडिंग करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड कंपोनेंट्स को गेन करने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं। ये प्रोसेस डिकम्पोजिंग की भी है। ग्रेजिंग घास चरने वाली श्रृंखला है, फूड वेव इंटरवोवन ऑफ द फूड चेन्स है, और मोर देन वन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हमारा आंसर है ए, डेट्रिटस फूड चेन, अपरद खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट, जैव संश्लेषण, इसका इंग्लिश वर्जन नीचे है, बहुत दूर है, हिंदी वर्जन ही देखते हैं। जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्व होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं शोधन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अब ये क्या हो रहा है? जैव संश्लेषण, अनुप्रवाह संसाधन, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण, उत्पाद को परिरक्षक के साथ संरक्षित करना। ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सीवेज क्लियरिंग की बात हो रही है। इंग्लिश में क्या कह रहा है? What is the process of separation and purification, अलग करना और शुद्ध करना, of the product after completion of the biosynthetic stage is called? सीधे कर दिया, बायोसिंथेटिक फेज के बाद है तो बायोसिंथेसिस नहीं होगा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट 30, पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले ताप अस्थायी डीएनए, ये पॉपुलर क्वेश्चन रहा है। पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज को किस जीवाणु से पृथक किया जा रहा है? विच कैन टॉलरेट द टेम्परेचर। फ्रॉम विच बैक्टीरिया इज द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर आइसोलेटेड? सॉरी, पीसीआर के आइसोलेशन में थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है। किससे अलग किया जाता है? ई कोलाई, थर्मस एक्विटिस, साल्मोनेला, सीडोमोनास, एक्वेरिनोसा। तो इसमें ई कोलाई नहीं है, साल्मोनेला से भी नहीं लेते हैं, सीडोमोनास एरिजिनोसा से भी नहीं लेते हैं। हमारा ऑप्शन जाता है किसके साथ? थर्मस एक्वेटिकस। टेम्परेचर की वजह से ही इसके नाम में भी थर्मस लगा, थर्मस एक्वेटिकस। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी कहा जा सकता है। डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? विच टाइप ऑफ द चार्जेज आर प्रेजेंट ऑन डीएनए? तो जहाँ भी डीएनए पैकेजिंग अगर तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो तुम्हें याद होगा, है डीएनए पैकेजिंग में प्रोटीन के साथ, प्रोटीन बॉल्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ डीएनए रैप करता है। याद पड़ रहा है? मुझे लग रहा है कि याद आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा?
दैट इज द निगेटिव चार्ज, ये ऋण आवेश, और इसके साथ ये प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज का होता है, धनावेश का, तो ये दोनों आपस में बाइंड कर जाते हैं और तब जाके डीएनए की पैकेजिंग होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रोमोजोम फॉर्मेशन। दोनों प्रकार के आवेश, कोई आवेश नहीं, इस बात को का कोई लेना देना नहीं है। हमारा आंसर है निगेटिव चार्जेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए के आइसोलेशन, देखिए ये इंटरेस्टेड है। डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलाने से होता है? इसके बारे में क्या बताऊं, हम डीएनए एक्सट्रैक्शन है क्लास 12th की प्रैक्टिकल में। अब हमारे बिहार में तो वो इथेनॉल और अल्कोहल का कुछ मसला है, इसकी वजह से हम करा नहीं पाते, लेकिन जब कराया जाता है तो उसमें एक, अब आंसर दिख गया, दैट इज द ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए प्रिसिपिटेशन ऑफ द प्यूरिफाइड डीएनए ऑकर्स आफ्टर एडिशन ऑफ वाई। क्या मिलाते हैं? तो दैट इज द आंसर चिल्ड एथेनॉल। एथेनॉल मिलाया जाता है, बिल्कुल ठंडा, उसको फ्रिज में रखते हैं और उसको निकाल के उसमें डाला जाता है। तो डीएनए थ्रेड्स, वाइट कलर के डीएनए थ्रेड्स अगर आपने कभी किया होगा या किसी एक्सपेरिमेंट में देखना डीएनए एक्सट्रैक्शन के, तो डीएनए थ्रेड्स आपको दिखाई पड़ते हैं। थ्रेड्स बिल्कुल क्लियर नहीं होते, लेकिन सिग्निफिकेंस दिख जाता है बिल्कुल जब चिल्ड एथेनॉल डालते हैं तो। नेक्स्ट 33। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेनी हेतु सक्षम बनाने हेतु किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट? क्या करना है? बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है टू टेक अप डीएनए। तो दैट्स आंसर इज द डाइवैलेंट कैटायन। काइटिनेज का नाम नहीं आएगा, ये तो काइटिन डाइजेस्टिव एंजाइम हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड नहीं आता। लाइसोजाइम भी एक एंजाइम है, वो बैक्टीरियल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दैट इज द डाइवैलेंट कैटायन। 34। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल सेल्स? क्लोनिंग वेक्टर है तो देखने में तो यहाँ सब के सब क्लोनिंग वेक्टर टाइप के ही दिख रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? फॉर एनिमल सेल्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, प्लाज्मिड, पस्ट विषाणु, रेट्रोवायरस, TBR 322। प्रॉब्लम है। तो इसमें से स्पेसिफिकली जब एनिमल सेल की बात आएगी तो हमारा आंसर जाएगा रेट्रोवायरस के साथ। रेट्रोवायरस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 35। डीएनए के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट बैक्टीरियम सेल? बैक्टीरियम सेल के अंदर होस्ट डीएनए के इंट्रोडक्शन का एंट्री को क्या कहते हैं? दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, टू मेक कॉम्पिटेंट, इंसर्शन इनएक्टिवेशन, माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन निवेशी सूक्ष्म अंतःक्षेपण निवेशी निष्क्रियता तो नहीं है। टू टेक मेक कॉम्पिटेंट, अरे मेक कॉम्पिटेंट क्या है? एंट्री हमको करानी है और एंट्री होती है दैट इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ये आंसर हमारा है। नेक्स्ट 36। देखना ये टेक्निकल क्वेश्चन लग रहा है। ऊतक संवर्धन के द्वारा, क्या है? ऊतक संवर्धन किया जा रहा है।
में बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाता है? बड़ी संख्या में पादपों को, तो आंसर हमारा आ रहा है सूक्ष्म प्रवर्धन, जैव प्रौद्योगिकी, ऊतक संवर्धन, पूर्ण सख्तता। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर्स, तो टिश्यू कल्चर मिल रहा है, लेकिन जब यहाँ हमारे क्वेश्चन में लिख रहा है कि थ्रू टिश्यू कल्चर, तो जरूर कोई बात होगी। टोटिपोटेंसी तो हो नहीं सकता। टोटिपोटेंसी दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए सेल टू डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, तो वो होगा नहीं। टिश्यू कल्चर को भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब क्या बचता है? बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी तो पूरी टेक्नोलॉजी ही है, पूरी कहानी ही है। हम जाएंगे माइक्रो प्रोपोगेशन के साथ, सूक्ष्म प्रवर्धन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट 37, विभिन्न किस्म के पौधों से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मित होकर, प्रोटोप्लास्ट को युग्मित कराना है, नए पादप के जन्म देने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? What is the process called in which isolated protoplasts of different varieties of plants fused to form a new plant? दो जगह से प्रोटोप्लास्ट लिए और उसको फ्यूज कराए, फ्यूज कराने के बाद नया प्लांट आ रहा है, तो माइक्रो प्रोपोगेशन आंसर तो नहीं जाएगा हमारा। टिश्यू कल्चर को तो फिर रिजेक्ट कर दें हम। अब बात आती है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक संकरण और कायिक जनन, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव कायिक जनन फिर नहीं होगा, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट से उसको डेवलप कराना है, न कि प्रोटोप्लास्ट से कराना है। तो प्रोटोप्लास्ट के लिए हमारा आंसर ये आएगा कायिक संकरण, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, मिल रहे हैं, तो इस वजह से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टर्म यहाँ पर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है? पॉइजनस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस बीटी टॉक्सिन? बस बहुत कॉमन नाम है, इसी का यूज किया गया, तो बीटी कॉटन आ गया। बीटी टॉक्सिन की वजह से बीटी कॉटन डेवलप हुआ। बीटी कॉटन के डेवलपमेंट में इसी बीटी टॉक्सिन का कंट्रीब्यूशन है, और बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला और कोई नहीं, बस ये बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। इसमें इसका नाम आता है 39 पे आते हैं, किस जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है? द प्रोटीन इनकोडेड बाय विच जीन कंट्रोल्स द मेज बोरर? मेज बोरर को कंट्रोल करने वाला CRY1AB, CRY1AB। एक्सप्लेन करूंगा तो लंबा हो जाएगा इसको। 40, निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं? बोथ पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन आर ज्वाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड? अब अलग अलग बॉन्ड्स हैं, मैं डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। 41, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? टेक्निकल क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस,
एंटीजन एंटीबॉडीज इंटरेक्शंस, अगर ये क्रॉस करेंगे उस कंडीशन में डेथ हो जाती है। ब्लड ग्रुपिंग की भी बात होती है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी के ग्राउंड पर ब्लड ग्रुपिंग का कंसिडरेशन है। और एक बड़ा ही कॉमन टेस्ट है, सीरम एनालिसिस में ये काम नहीं करेगा, सीटी स्कैन नहीं है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात है। तो हमारा आंसर क्या है? एलाइजा टेस्ट, एलाइजा टेस्ट। 42, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इन्फासीमा के निदान में होता है? इन्फासीमा एक तरह के डिसऑर्डर बीमारी है। विच ऑफ द ट्रीटमेंट इज द इन्फासीमा? आंसर हो जाएगा हमारा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। हम सीधे अब आंसर की तरफ भाग रहे हैं कि जल्दी खत्म हो जाए। 43, इसका इंग्लिश वर्जन भी आ जाए सामने। हाँ, आ गया। निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्दम मलेरिया के लिए उत्तरदायी है? भाई बहुत खतरनाक है, ये सारी वेराइटीज़ तो है प्लाज्मोडियम की ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैलिग्नेंट मलेरिया? बहुत घातक स्थिति होती है, फैटल कंडीशन होती है, और इस फैटल कंडीशन को काज करने वाला होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये भी दूसरी वैरायटीज हैं इसके, मलेरी ओवेल लेकिन इसके लिए फैल्सीपैरम रिस्पॉन्सिबल है। 44, रिंगवर्म, निम्नलिखित में से कौन रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी है? सोच रहा हूं कि इस एपिसोड में सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करूं, नेक्स्ट एपिसोड में हम कंप्लीट पेपर करेंगे, ठीक है? ओके, तो रिंगवर्म बहुत सिंपल सा आंसर है, दैट इज द फंगस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 45, इंटरफेरान, ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। इंटरफेरान दैट इज जस्ट लाइक टू द एंटीबायोटिक फॉर द वायरसेज। तो कथन इंटरफेरान के बारे में गलत है। गलत क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरफेरान? क्या क्या पूछ रहा है? इट इज प्रोटीन, ये सही है। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट देम, ये भी सही है। थर्ड, दे प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शंस, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। 46, हाँ ये सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूसेज एंटीबॉडी? तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने वाली है बीटा लिम्फोसाइट्स हैं, बी लसिकाणु हैं इसके आंसर्स। 47, निम्नलिखित में कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अस्वीकृत करती है? इसमें से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स रिजेक्ट्स ग्राफ्ट? तो इसके आंसर्स हमको क्या मिल रहे हैं? साइटोकाइन रोध, उपार्जित प्रतिरक्षा, थर्ड तरल प्रतिरक्षा, फोर्थ कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तो अब इनमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें से करेक्ट आंसर साइटोकाइन बैरियर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? साइटोकाइन बैरियर है। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित में कौन प्रतिरक्षी कोलेस्ट्रम में प्रचुरता में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबंडेंटली फाउंड इन कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम बहुत पॉपुलर है, माँ के दूध में पाया जाता है, और माँ के दूध से किसको मिलता है? न्यूबॉर्न बेबी को मिलता है। और इसमें नाम आता है किसका? IgA, IgA आ जाता है, ये कोलेस्ट्रम में पाया जाता है।
नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 49 हेरोइन क्या है? आप फैमिलियर हो, ड्रग की कैटेगरी में आता है। और ये ड्रग क्या है? व्हाट इज हेरोइन? डाइएस्टिल मॉर्फिन है, एक तरह का केमिकल। आंसर ए। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बता रहा है? एड्स संक्रमित व्यक्ति में किस कोशिका के संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है? एड्स इन्फेक्टेड पर्सन्स नंबर ऑफ विच सेल्स शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज। तो इसमें आ रहा नाम बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफैगस। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? दैट्स द टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स की संख्या कंटिन्यूअसली एड्स के इन्फेक्शन के कंडीशन में कम होती जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 50, यहीं पर आज की वीडियो को हम ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।